हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। आज हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया। ये हमारा अगला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में। एग्जीक्यूटिव की हिंदी होती है कार्यपालिका। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, मतलब इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था विधान पालिका, लेजिस्लेचर इन इंडिया, जिसका काम है कानून बनाना। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कानून को लागू करना। कानून बनाना एक अलग अंग है, कानून को लागू करना एक अलग अंग का काम है। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि पावर जो होना चाहिए वो बटा होना चाहिए। तो अब आता है एग्जीक्यूशन के बारे में, मतलब जो एग्जीक्यूटिव उस काम को, उस नियम को, उस कानून को लागू करेगा। सपोज जैसे ट्रिपल तलाक कहाँ पास होगा? लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है ना, जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई एक मुस्लिम मैन मुस्लिम वुमेन को, अपनी पत्नी को डिवोर्स दे, ट्रिपल तलाक मतलब 3 बार तलाक कह के, तो ये तो कानून वहां बन गया। लेकिन इसको लागू कैसे होगा? तो उसमें लिखा गया है कि उस इंसान को 3 साल का पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये पनिशमेंट देने का काम जुडिशरी का है, ये लेजिस्लेचर का नहीं है। तो सर एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, आप पूछेंगे। एग्जीक्यूटिव का काम है, इसमें आते हैं पुलिस, जिनका काम है उस ऑफेंडर को, जिसने वो क्राइम किया है, जिसने वो गलत काम किया है, उसको पकड़ना, उसको एग्जीक्यूट करना, उस ऑर्डर को, उस कानून को एग्जीक्यूट करना, ये उस पुलिस का काम है। इसको पकड़ के इनके पास लेके जाना और उनका काम है न्याय करना। तो इस एग्जीक्यूटिव में बहुत लोग आते हैं। ये पुलिस एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं है, पुलिस एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब पॉलिटिकल हेड हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। जैसे प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट एक टाइटुलर एग्जीक्यूटिव है, मतलब जिनके पास पावर तो है लेकिन वो उस पावर को यूज नहीं कर सकते। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास उतना ही पावर है जितना ब्रिटेन की क्वीन के पास है। दोनों सिर्फ पद में ऊंचे हैं लेकिन पावर एंजॉय नहीं करते। सेम उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री के पास, हमारे प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव होल्ड करते हैं, और उसके देश के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो इनके पास एक्चुअल पावर होता है, काम होता है राष्ट्रपति के नाम पे, लेकिन काम करता कौन है? प्रधानमंत्री। तो एक टाइटुलर एग्जीक्यूटिव है और एक रियल एग्जीक्यूटिव है। ये तो केंद्र का स्ट्रक्चर हुआ। हर राज्यों में भी सेम सिस्टम है। रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं चीफ मिनिस्टर, टाइटुलर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं गवर्नर। गवर्नर का काम है उस राज्य में उसके विधानसभा, मतलब जैसे बंगाल विधानसभा अगर कोई नियम कानून पास करता है तो इनका काम है कि गवर्नर का काम है कि उसको साइन करें और उस बिल को एक्ट बनाए। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव कौन है राज्यों का? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के ही कहने पे सारे काम होते हैं, उनके सलाह पे ही हर मंत्री को मंत्रालय दिया जाता है या किसी इंसान की अपॉइंटमेंट होती है। तो यहां पे समझना होगा कि टाइटुलर एग्जीक्यूटिव क्या है और रियल एग्जीक्यूटिव क्या है। इनके अलावा और भी एक एग्जीक्यूटिव अंग है, जैसे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है सर? नौकरशाही। इसका एक अपना ही महत्व है। अगर ये ना हो तो कभी भी कोई भी सरकार कोई भी नियम कानून लागू नहीं करवा सकती। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं आईएएस, आईपीएस, पुलिस अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सारे लोग इसमें आते हैं और ये एग्जीक्यूटिव हैं। ये नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। इन्होंने कभी कोई रैली नहीं गए, ये एग्जाम दिए और अपने मेरिट के बलबूते एग्जीक्यूटिव बने हैं। तो एग्जीक्यूटिव इन द वेरी बिगिनिंग 2 टाइप के होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नॉन परमानेंट मतलब मंत्री जो कुछ दिनों के लिए बने हैं, जैसे हमारे मोदी जी कब तक है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो आईएएस आईपीएस है वो जब तक वो रिटायरमेंट की एज तक नहीं आ जाता तब तक वो पोस्ट होल्ड करता है। तो ये है एग्जीक्यूटिव का ओहदा। तो एग्जीक्यूटिव रियल भी होता है, टाइटुलर भी होता है, परमानेंट भी होता है, नॉन परमानेंट भी होता है। तो चले अब बात करते हैं इन सभी के बारे में एक एक करके। आर्टिकल 52 कहता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति होने चाहिए, और आर्टिकल 53 कहता है कि उसी राष्ट्रपति के पास पूरे केंद्र का पावर है, पूरे राष्ट्र का पावर है उनके पास। मतलब उनके लिखे बिना कोई बिल कानून बन नहीं सकता। और
हर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे, हर एक नियम कानून पे राष्ट्रपति की सिग्नेचर बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रपति हमारे देश में एक ऊंचा ओहदा डिजर्व करते हैं या रखते हैं। जैसा कि ब्रिटेन में ऊंचे पद पे कौन होता है, ऊंचे पद पे वहां की रानी होती हैं, तो हमने उसी के देखा देखी रखा है। वहां पे किंग या क्वीन होते हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन इनसे इनकी तुलना अलग है। हमने इनको थोड़ा बहुत पावर दिया है, लेकिन ये अब पावरलेस हो चुके हैं। उतना ज़्यादा कुछ खास पावर नहीं है आज ब्रिटेन के राजा रानी के पास। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोनों रियल एग्जीक्यूटिव हैं और दोनों एक्चुअल पावर इंजॉय करते हैं। तो राष्ट्रपति और क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। कोई भी इंसान जिसकी उम्र 35 ईयर्स है, अगर वो भारतीय है तो वो कैंडिडेट बन सकता है। उसमें लोकसभा में निर्वाचित होने की कैपेसिटी हो, मतलब लोकसभा का मेंबर बनने का कैपेसिटी रखता हो, मतलब अगर चुनाव लड़ता तो वो लोकसभा का मेंबर बन सकता था। और उस वक्त जब वो इलेक्शन लड़ रहा है राष्ट्रपति के लिए, तब वो किसी और पोस्ट को न होल्ड कर रहा हो। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वो कॉलेजियम के द्वारा होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेजियम बनता है, उसके द्वारा होता है। ये एक इंटरनल, जैसे जितने एमपीज हैं भारत में और जितने एमएलएज हैं, ये सभी लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक होता है, मतलब राष्ट्रपति 5 साल तक रह सकते हैं अपनी गद्दी पे। और राष्ट्रपति बहुत सारे पावर एंजॉय करते हैं। राष्ट्रपति को एक टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, सारी भत्ताएं मिलती हैं, और वो अपनी लाइफ एक अच्छा ओहदा हम उनको प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति भवन में वो रह सकते हैं। तो क्या किसी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? हाँ सर, राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग के प्रावधान लागू होते हैं, और अगर राष्ट्रपति किसी भी आरोप में, संगीन आरोप में संलिप्त पाए जाते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके ऊपर भी महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, और पास होने पे उनको अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ सकती है। तो राष्ट्रपति का और क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शंस है राष्ट्रपति के? हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को कोई एक्चुअल पावर नहीं दिया है, मतलब उनके पास कोई एक्चुअल एनफोर्स्ड पावर नहीं है। सब कुछ है, लिखित है, लेकिन वो सब कुछ कैबिनेट मीटिंग या कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे ही काम करना पड़ता है। मतलब वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर दें, ऐसा पावर राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। हमारे देश में राष्ट्रपति की हालत वैसी ही है जैसे हमारे घरों में दादाजी की है। दादाजी हैं तो सबसे ऊपर, सम्माननीय भी हैं, लेकिन पावर कुछ खास नहीं है, क्योंकि अब पावर तो दादाजी से पापा के पास आ चुका है। बस पापा पूछेंगे कि अपने बेटे की शादी कहाँ करनी है, क्या इससे कर दें, तो दादाजी का सिर्फ मुंडी हाँ या ना में हिल सकता है। इससे ज़्यादा राष्ट्रपति का कोई पावर है नहीं। तो अगर कोई लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्तावित कोई बिल पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। वो बस 14 दिन तक डिले कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आखिर साइन करना ही पड़ेगा। देश में जितने भी कार्यपालिक काम होते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव काम होते हैं, वो सब कुछ राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अदर जस्टिसेस का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिस का भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करते हैं। कोई भी नियम कानून पास होता है राष्ट्रपति के नाम पे ही। कोई भी बिल साइन होता है वो राष्ट्रपति के ही नाम पे ही। इनके अलावा राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन के चीफ को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ये सलाह दे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को अब इस फील्ड के मिनिस्टर नहीं रखना है या नहीं रहना है, तो उनको बदला जा सकता है। कि अब जैसे स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री थी, बहुत ह्यू एंड क्राई होने लगा कि वो 12 फेल हैं या 12 पास हैं, तो उनको शिक्षा मंत्री से हटाया जाने लगा। तो जब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ने सलाह दिया राष्ट्रपति को कि सर इनको हटाया जाए और मंत्रालय किसी और के पास दी जाए, तो इसमें उनकी एक भूमिका आती है, वो मंत्रालय उनसे लेंगे और किसी और को अपॉइंटमेंट देंगे। तो भारत में जितने भी हाई लेवल पोस्ट के अपॉइंटमेंट होते हैं वो सब राष्ट्रपति कराते हैं, और ये उनका एग्जीक्यूटिव पावर है। राष्ट्रपति के पास कुछ विधायिका के भी पावर है, मतलब अगर वो चाहे तो खुद कानून बना भी सकता है। हमने देखा लॉकडाउन में लगभग 10 महीने तक हम घर के अंदर थे,
और सदन भी नहीं चल रहे थे। अगर इस आपातकालीन सिचुएशन में कोई भी नियम कानून बनाने की जरूरत पड़े तो वो राष्ट्रपति खुद भी कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ये पावर है उनके पास, और वो ऑर्डिनेंस 6 महीने तक वैलिड रहेगा। वो नियम कानून ना ही कहीं चर्चा हुई है, ना ही कोई विचार हुआ है, फिर भी वो लागू होगा 6 महीने तक। ये पावर दिया गया है, ये लेजिस्लेटिव पावर हमने राष्ट्रपति को दिया, क्योंकि आपातकालीन सिचुएशन में जब प्रधानमंत्री की देहांत हो जाए या प्रधानमंत्री की गद्दी खाली रहे तो उस वक्त हम एक देश को किसी डायरेक्शन लेस दिशा में नहीं छोड़ सकते। इसीलिए राष्ट्रपति को हमने पावर दिया कि सर आप हमको डायरेक्शन दिखाएंगे। इमरजेंसी का सिचुएशन में भी राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। इमरजेंसी की सिचुएशन राष्ट्रपति की सलाह से ही प्रोक्लेम की जाती है। राष्ट्रपति के कहने पे ही स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी का पावर सब कुछ राष्ट्रपति को दिया गया है। अगर राष्ट्रपति चाहें और देखें कि देश में खतरा है या बाहरी देशों से हमें आक्रमण होने वाला है, जैसा 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना सलाह लिए ही रातों रात ही डिक्लेरेशन कर दिया था इमरजेंसी का, बिना सलाह लिए, और पेपर में छाप दिया, क्योंकि लगभग राष्ट्रपति उसी पार्टी का होता है जो रूलिंग होती है। जैसे आज बीजेपी है तो जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये कभी ना कभी बीजेपी पार्टी से संबंधित थे या आरएसएस से संबंधित थे। तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है, राष्ट्रपति भी लगभग उसी पार्टी का ही होता है। तो जो सलाह देती है कैबिनेट मिनिस्ट्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको मान के ही राष्ट्रपति को काम करना पड़ता है। राष्ट्रपति अगर चाहें तो दोनों सदनों की मीटिंग साथ में बुला सकते हैं। राष्ट्रपति अगर चाहें तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग साथ में बुला सकते हैं, लेकिन उसका चेयरमैनशिप राष्ट्रपति खुद नहीं संभालेंगे। वो किसको दे देते हैं? वो दे देते हैं स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर उस वक्त अधीनस्थ करते हैं और पूरे सदन को चलाते हैं, लेकिन दोनों को साथ बुलाने का काम राष्ट्रपति के पास पावर है। राष्ट्रपति का और भी पावर है। अगर राष्ट्रपति के पास कोई मर्सी पिटीशन पहुंचती है, मतलब दया याचिका कि सर हमने जो भी किया था वो गलती से किया था, हमें हमारी जो फांसी की सज़ा है वो माफ़ कर दी जाए या मुझे मृत्यु दंड से छोड़ दिया जाए, अगर ये सारा जो भी कोई किसी ने अपना जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, अगर उसने हाई कोर्ट मूव कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, तो अब कहाँ जा सकता है? अब वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है अपनी अर्जी लेके, और राष्ट्रपति से प्रेयर कर सकता है कि सर हमको छोड़ दो। और राष्ट्रपति के पास पूरा एम्पल पावर है कि वो चाहे तो छोड़े और चाहे तो ना छोड़े। जैसे जब प्रणब मुखर्जी थे उस वक्त कसाब, अजमल कसाब ने, जिसने 26/11 में गोलियां चलाई थी, है ना, उसे भी फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसने एक चिट्ठी लिखी थी, मर्सी पिटीशन किया था राष्ट्रपति को कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, तुम्हारा दंड छोड़ने लायक नहीं है। तो ये पावर भी राष्ट्रपति एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री का पावर क्या है और प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। संविधान का 74वां अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति का मंत्रिमंडल के सलाह पे किसी एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, और वो प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे। तो भारत में प्रधानमंत्री बनने का क्वालिफिकेशन क्या है सर? तो लोकसभा के मेंबर बनने का क्वालिफिकेशन है 25 साल, भारतीय होना चाहिए, और उस वक्त किसी और गद्दी पे आप आसीन ना हो और आपको चुनाव लड़ना होगा। जैसे मोदी जी ने चुनाव कहाँ से लड़ा? बनारस से। बनारस से मोदी जी 25 साल से ज़्यादा के हैं, तो उन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा। उनकी पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो उनके पास लगभग 354 MPs इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारी पार्टीज़ को भी मिला के, और उनकी पार्टी के भी थे। तो एक 25 साल का व्यक्ति चाहे तो इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और अगर सारी सम्मति हो तो वो प्रधानमंत्री की गद्दी तक जा सकता है। इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि यही व्यक्ति प्रधानमंत्री की गद्दी तक जाएगा, ऐसा भारत में कोई प्रावधान नहीं है। 545 सीट हैं लोकसभा में, तो जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स होते हैं उसका सबसे प्रमुख कैंडिडेट ही प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। 5 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। इनकी जो सैलरी होती है वो टैक्स फ्री नहीं होती है। जैसे राष्ट्रपति को टैक्स फ्री सैलरी मिल रही थी, इनको टैक्स को डिडक्ट करके ही सैलरी मिलता है। संविधान प्रधानमंत्री को हटाने का भी प्रावधान देता है। अगर नोटिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, जैसा कि राहुल गांधी ने लाया था 2019 के इलेक्शन से बहुत दिनों पहले,
नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था कि मतलब अब सदन मोदी जी में विश्वास नहीं करती है, तो चलो इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए। लेकिन जैसा कि बीजेपी के पास बहुत सीट्स हैं, इसीलिए बीजेपी उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी जीत गया और राहुल गांधी हार गए। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता तो बीजेपी की गद्दी को छोड़ना होता और कोई नया चेहरा ढूंढना होता, और प्रधानमंत्री पे भी इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है अगर वो किसी बहुत बड़े कांड में सम्मिलित हों तो। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के पावर एंड फंक्शंस की। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोगों का नेता होता है, लीडर ऑफ द पीपल। लोकसभा, लोगों का सभा, तो लोगों के सभा का पहला नेता कौन? जो प्रधानमंत्री होगा वो पहला नेता होगा, तो वो हमारी बातों को वहां उठाएगा। आगे, लीडर ऑफ द नेशन, पूरे देश का भी प्रथम नेता प्रधानमंत्री को ही माना जाता है, क्योंकि पूरी आवाज जो कनेक्ट करती है वो प्रधानमंत्री से करती है। लीडर ऑफ द पार्टी, जिस पार्टी के वो प्रमुख नेता हैं, जैसे बीजेपी के वो प्रमुख नेता हैं, तो उस रूप भूमिका में भी वो नजर आते हैं। जैसे आप देखें कि आज वो प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन क्या वो पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, केरला यहाँ पे प्रमोशंस नहीं कर रहे, अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी के लीडर भी हैं और देश के भी लीडर हैं। लीडर ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे जब भी 2019 में जब मोदी जी की सरकार जीत के आई और मोदी जी के पास जब 354 एमपीज पहुंचे, तो क्या सबको मंत्रालय दे दिया जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर, मोदी जी के भी कुछ खास लोग होते हैं। तो 40 लोगों का एक काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, मतलब एक ग्रुप, गैंग। किसका गैंग? मोदी जी का पर्सनल लोगों का गैंग, जिसको कहते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी जी पूरे 545 लोगों के बीच में बैठ के अमित शाह के कान में बात करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो अपने जो गैंग से बात करना है उसके लिए अलग बैठ के बात करना होगा सर, है ना। तो अपने गैंग से अलग बैठ के बात करने के, तो उस गैंग को कहते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। उनका अपॉइंटमेंट किसकी सलाह पे होता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे भी उनका भी अपॉइंटमेंट होता है, करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है सर। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का लीडर कौन? प्रधानमंत्री खुद। वो लोग इनके अनुसार चलते हैं। तो अगर एक प्रधानमंत्री बेईमान, मतलब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स भी बेईमान। प्रधानमंत्री की और भी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार होते हैं, मतलब राष्ट्रपति को जो भी सलाह चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तो उसमें प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि सर देखिए ऐसा करना है या वैसा करना है, उसके अनुसार ही राष्ट्रपति कदम उठाते हैं। ऐसा ही मैंने कहा कि राष्ट्रपति हमारे घर के दादाजी जैसे हैं, जो कि पिता के सलाह पे ही काम करते हैं, क्योंकि उम्र हो चुकी है और अब उनकी पावर रही नहीं, इसीलिए हमने सिर्फ सम्मान के लिए वो गद्दी बना के रखी है। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, नौकरशाही के बारे में। तो चलो सर, मैं आपको एक फिल्म याद दिलाता हूं, देखा होगा शायद, सूर्यवंशम देखा होगा, जिसमें ठाकुर भानु प्रताप रहते हैं। तो ठाकुर भानु प्रताप कौन रहते हैं? ठाकुर भानु प्रताप एक मुखिया रहते हैं। मुखिया मतलब प्रधान अपने गांव का। वो वोट जीत के वो मुखिया बने हैं, वो किसी एग्जाम को देके नहीं बने हैं। लेकिन उसी मूवी में आपने देखा होगा कि वो अपनी बहू के पास, जो कलेक्टर हैं, उनके पास क्या मांगने जाते हैं? पानी उनके गांव में दिया जाए सिंचाई के लिए, इसके लिए आवेदन करने जाते हैं। और वो कलेक्टर कौन रहती है? उनकी बहू। तो कलेक्टर कैसे बना है? पार्टी पॉलिटिक्स करके, राजनीति करके नहीं सर, एग्जाम देके, यूपीएससी का एग्जाम देके, है ना। तो यूपीएससी का एग्जाम देके, आईएएस आईपीएस का पोस्ट होल्ड करके वो कलेक्टर बनती हैं। तो कलेक्टर जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर आता है, नौकरशाही के अंदर आता है। पुलिस, आईएएस, आईपीएस, ये लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं। अकेले मोदी जी और रामनाथ कोविंद जी ये काम नहीं कर पाएंगे जब तक ये नहीं होंगे ग्राउंड्स पे। ये उनसे पास किए गए कि नियम कानूनों को लागू करते हैं। जैसे अगर उस मूवी की ही बात करें तो उस मूवी में ये आते हैं, एक सरपंच आता है एक कलेक्टर से परमिशन लेने कि पानी उनके गांव में छोड़ा जाए। तो अगर ये पानी का ऑर्डर राष्ट्रपति की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया होगा तभी ना एक कलेक्टर आगे छोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति तो अकेले पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत को नहीं बोल सकते कि जाओ पानी छोड़ दिया, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोल दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, इलाकों में ठीक से पानी सिंचाई पहुंचनी चाहिए। सेम उसी प्रकार जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से नियम कानून पास होके आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस वाले उसको लागू करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का
जो सिविल सर्विस होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो उनको लागू करते हैं। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सिविल सर्वेंट्स उन्हें लागू करते हैं। इन्हें नौकरशाह कहते हैं। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। इनकी जॉब किसी पार्टी पॉलिटिक्स के जरिए नहीं मिली है, एग्जाम दे के मिली है और अपनी मेहनत के बलबूते मिली है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करते हैं और जो आईएएस आईपीएस या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका अलग अलग ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर एक डर होता है काम करने में। इन ब्यूरोक्रेट्स का अपना एक बहुत अहमियत है। जैसे हर एक मंत्रालय का एक सचिवालय होता है, एक सेक्रेटरीट होता है ना। जैसे कोविड-19 में आप देख रहे थे कि अलग अलग आईएएस आईपीएस आ रहे थे और अपना अपना बयान रिपोर्ट जारी कर रहे थे। कभी कभी उस क्षेत्र का मंत्रालय के मंत्री नहीं आ रहे थे, लेकिन सचिवालय के आईएएस आईपीएस आ रहे थे और अपना बयानबाजी दे रहे थे। मतलब हर मंत्रालय के अंडर एक सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है, जो कौन होल्ड करता है, वो आईएएस या आईपीएस होल्ड करते हैं और उनके जरिए ही सरकार सारी काम करवा पाती है। चले अब बात करते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर राज्यों के। तो हर राज्य में एक गवर्नर होते हैं और एक चीफ मिनिस्टर होते हैं। गवर्नर का पावर उतना ही है जितना कि राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति और गवर्नर पावर के मामले में एक हैं, लेकिन ओहदे के मामले में राष्ट्रपति ऊपर और गवर्नर नीचे, क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप ये बताओ कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो गवर्नर के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है। जो पावर्स इंजॉय कर रहे थे राष्ट्रपति, वो सारे पावर्स गवर्नर के पास भी हैं। गवर्नर भी एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। गवर्नर भी कुछ दिनों तक पूरे राज्य के प्रशासन को संभाल सकते हैं राष्ट्रपति के परमिशन पे। गवर्नर को जुडिशियल पावर दिया गया है, मतलब अगर कोई आरोपी है वो अपना मर्सी पिटीशन गवर्नर तक भी भेज सकता है। लेकिन कोई इमरजेंसी की पावर, नेशनल इमरजेंसी की पावर जो आर्टिकल 352 में कही गई है, उसकी पावर गवर्नर को नहीं दी गई है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में है। तो गवर्नर एक अपॉइंटी है, एक अपॉइंट किए हुए एग्जीक्यूटिव है। जो कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ पहले एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील थे, जिनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ने किया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका नाम प्रस्तावित किया और राष्ट्रपति का काम था उनको अपॉइंट करना। तो जनता इस अपॉइंटमेंट में या उनके इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो जगदीप धनखड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही यहाँ भेजे गए हैं, जैसा कि हमारा संविधान कहता है। लेकिन उसके दूसरे तरफ जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो जनता का नेता होता है। जैसे हमारी ममता दीदी कहाँ की मुख्यमंत्री हैं? ममता दीदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। 2016 में वो भवानीपुर से इलेक्शन लड़ी थी, इलेक्शन जीती थी। उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और 200 से ऊपर एमएलए थे उनके पार्टी के पास। तो सिंपल गवर्नर ने उनको प्रस्तावित किया कि आपकी पार्टी सबसे लार्जेस्ट स्कोरिंग पार्टी है, तो आइए और सरकार बनाइए। तो फिर ममता दीदी की पार्टी ने सरकार बनाई। फिर ममता दीदी के भी पार्टी का एक गैंग होता है जिसको कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो ममता दीदी उस 200 लोगों को तो मंत्रालय नहीं दे सकती। उनमें से उनके जो फेवरेट लोग हैं, जिन्होंने काम किए हैं पार्टी को बड़ा बनाने के लिए, उनको कोई ना कोई मंत्रालय देती है। तो लगभग 30, 35 या 40 लोग उस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स या ग्रुप में होते हैं और उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं। किसकी सलाह पे? चीफ मिनिस्टर की सलाह पे। तो ये सारा प्रोसीजर ठीक उसी प्रकार है जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है और स्टेट गवर्नमेंट में होता है। तो ये दोनों एक बराबर रूप में काम करते हैं, क्योंकि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, संघात्मक देश है। भारत यूनिटरी देश नहीं है, एकात्मक देश नहीं है। इसलिए पावर बांटा गया है केंद्र में भी और राज्यों में भी। केंद्र के भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
आईएएस आईपीएस होते हैं वो केंद्र एग्जाम लेता है, हर राज्य भी एग्जाम लेता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपने राज्यों से आईएएस आईपीएस प्रोड्यूस करता है। ये ब्यूरोक्रेट्स का पद संभालते हैं उन राज्यों में, ठीक है सर। तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स। तो भारत एक फेडरल देश है जिसको केंद्र और राज्य दोनों मिलके चलाते हैं। इसमें काम करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।